या शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। और आज भी हम लोग जो बात करेंगे वो फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को लेके बात करेंगे, उसमें ज्यादातर जो चीजें होंगी शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। इज इट विजिबल? अगर विजिबल हो तो यू कैन रिस्पॉन्ड मी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, right now. ओके ओके। आज जो भी है वो हम लोग किस पर बात करेंगे? फिक्शन पे बात करेंगे। इसके पहले हमने जो बात किया था ड्रामा पे बात किया था, बट ड्रामा पे अभी मैं 2 टेस्ट सीरीज और कराऊंगा। और पोइट्री पे, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पे मोस्ट प्रोबेबली वी हैव डन, उस पे हम लोगों ने कराया है, लेकिन उस पे भी आएंगे। तो आज का जो है वो ड्रामा पर है। और इसमें जो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। देयर आर सो मेनी पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है कि अ मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच। जो मोनोलॉग है एक लेंदी स्पीच। अ मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच। जो मोनोलॉग है एक लेंदी स्पीच है बाई अ सिंगल पर्सन। कल भी उसी दिन भी मैंने बताया था कि मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन सब का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। तो एक पॉइंट उन्होंने कहा कि जो मोनोलॉग है वो क्या है? मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच। मोनो माने सिंगल, लॉन्ग माने स्पीकर। इन मोनोलॉग देयर इज अ सिंगल स्पीकर। और ये क्या होता है? एक लेंदी स्पीच होता है बाई अ सिंगल पर्सन। ये सही है। अगर इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मोनोलॉग, तो मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच बाई अ सिंगल पर्सन। In a play, when a character utters a monologue that expresses his or her private thoughts, it is called सालिलिकी। ये दूसरा पॉइंट है, उस दिन भी हम लोगों ने बात किया था। सालिलिकी क्या है? सालिलिकी वो होता है जब कोई कैरेक्टर जो है क्या करता है, किसी ड्रामा में ऐसा कोई मोनोलॉग एक्सप्रेस करता है जिसमें उसका प्राइवेट थॉट होता है, और ये जो है दूसरों के द्वारा नहीं सुना जाता। मतलब when the speaker is only alone on the stage, देयर इज नो अदर कैरेक्टर विद हिम ऑन द स्टेज, तो वो जो डायलॉग होगा उसको क्या कहा जाएगा? सालिलिकी कहा जाएगा। और अगर जो है दूसरे कैरेक्टर्स वहां पे मौजूद हैं और स्पीकर और दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में दूरी हो जाती, तब क्या कहते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? Aside, sir. असाइड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तब उसको असाइड कहा जाता है। उस दिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि असाइड कैसे आप समझ सकते हैं, सालिलिकी कैसे समझ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? उस चीज को असाइड कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि कैजामिया कॉल्स ड्रामेटिक मोनोलॉग सोल रिफ्लेक्स। जो कैजामिया, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बड़े राइटर हैं, उन्होंने जो है मोनोलॉग को क्या नाम दिया? उन्होंने मोनोलॉग को कहा ये सोल रिफ्लेक्ट है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना। अगर कभी भी आता है कि हु कॉल्ड मोनोलॉग सोल रिफ्लेक्ट, कैजामिया कॉल, CAZAMIN, कैजामिया कॉल्स ड्रामेटिक मोनोलॉग सोल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मीन्स अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है इसका मतलब होता है अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। दिस टेक्निक वाज गिवन बाय जेम्स जॉयस। यह जो टेक्निक है किसके द्वारा डेवलप की गई? जेम्स जॉयस के द्वारा डेवलप की गई है इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और वो किताब का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस एक टेक्निक है जो 1890 ईस्वी में आती है। किसके द्वारा? जेम्स जॉयस, विलियम जेम्स के द्वारा, विलियम जेम्स को द्वारा आती है। ये यहाँ पे एक पॉइंट एक गलत है। ये यहाँ पे जो होना चाहिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मींस अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। दिस टेक्निक वाज गिवन बाय जेम्स जॉयस। ये नहीं होगा। दिस टेक्निक वाज गिवन बाय विलियम जेम्स। सर विलियम जो विलियम जेम्स, जे से जेम्स कर लीजिएगा। ये जो टेक्निक है विलियम जेम्स ने दिया हुआ था। जेम्स जॉयस ने इसको नॉवेल में अडॉप्ट किया था, लेकिन जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स की किताब है। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स एंड जेम्स जॉयस यूज्ड दिस टेक्निक इन देयर नॉवेल्स। ये ऑप्शन सही है। इस टेक्निक्स को किसने यूज किया हुआ है? वर्जीनिया वुल्फ ने, हेनरी जेम्स ने और जेम्स जॉयस ने अपने नॉवेल्स में इसका यूज किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है टू द लाइट हाउस
एंड मिसेस डॉलोवे आर वेल नोन नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। सही है कि लाइट टू द लाइट हाउस और मिसेस डॉलोवे ये वेल नोन नॉवेल्स है। किसका नॉवेल्स है? वर्जीनिया वुल्फ का नॉवेल्स है। नेक्स्ट है यूलिसिस एंड पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज द वर्क ऑफ जेम्स जॉयस। ये भी सही है। ये मतलब ऐसा है जो सबका सब किससे जुड़ा हुआ है? आप कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक या फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल। तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक से जुड़ा हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसको वहां पे वो चीज बताई गई है कि वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स और जेम्स जॉयस ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को अपनी नॉवेल में अडॉप्ट किए। ये बात बिल्कुल सही है। फिर आपको ये बताया गया कि जो टू द लाइट हाउस है, जो मिसेस डॉलोवे है, ये वर्जीनिया वुल्फ का नॉवेल है। आई जस्ट वांट टू नो वर्जीनिया वुल्फ किस एज से बिलोंग करती है? वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग्स टू विच एज? मॉडर्न एज है। या सर विक्टोरियन एज। सर विक्टोरियन एज। नो, मॉडर्न एज। मॉडर्न सर, मॉडर्न एज सर। मॉडर्न एज से बिलोंग करती है। इसको नोट आपको करना है। ये जो तीनों राइटर है, वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स और जेम्स जॉयस, दे बिलोंग टू मॉडर्न एज और वे मॉडर्न एज की नॉवलिस्ट रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने, मैंने पढ़ाया था, एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का क्या नाम था? ब्लेम्सबरी। ब्लूम्सबरी ग्रुप। ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप में जो है एक और नॉवलिस्ट शामिल थे, उनका क्या नाम था? टीएम फास्टर या ईएम फॉस्टर। So you see here what you see कि Virginia Woolf, Henry James and James Joyce use this technique in their novels. To the Lighthouse and Mrs. Dalloway are the well-known novels of Virginia Woolf. Ulysses and Portrait of the Artist as a Young Man is the work of James Joyce. जो Ulysses है और जो Portrait of the Artist as a Young Man है, ये किसका वर्क है? जेम्स जॉयस का वर्क है। फिर उसके बाद आई ऑप्शन है अ पैसेज टू इंडिया जो 1924 में है, एंड माउरिस जो एक नॉवेल है, ये किसका वर्क है? ईएम फास्टर का। ये सब मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट हैं और उनके नॉवेल का नाम दिया गया, ये उनका वर्क है। जे है सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर, रेनबो, कंगारू, वीमेन इन लव आर द रिमार्केबल नॉवेल्स ऑफ डीएस लॉरेंस। ये भी सही है। द टाइम मशीन इज द वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। ये गलत है। टाइम मशीन के राइटर जॉर्ज ऑरवेल नहीं है। आंसर में दिया जा रहा है टाइम मशीन जो है एक साइंस फिक्शन है और इसके जो राइटर है एच.जी. वेल्स है। इट्स द वर्क ऑफ एच.जी. वेल्स। अब आप मुझे ये बताइए, जो के में दिया गया है जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल किस एज के नॉवलिस्ट है और उनकी एक दो नॉवेल का नाम बताइए। सर ऑरलैंडो है। या ऑरलैंडो है। और जो फेमस है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म बहुत फेमस है। एनिमल फार्म के अलावा 1984। तो ये जो मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट है, हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि द टाइम मशीन इज द वर्क ऑफ एच.जी. वेल्स। नंबर 1 पॉइंट। अगर आप बात करते हैं ईएम फास्टर की, तो ईएम फास्टर का मतलब एडवर्ड मॉर्गन फास्टर। ही वाज अ मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट थे एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप वर्जीनिया वुल्फ ने इस्टेब्लिश किया था 1904 में, उसके वो भी मेंबर थे। और इन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा? अ पैसेज टू इंडिया, माउरिस, और अभी ऑरलैंडो की भी बात चल रही है, वो सब चीजें हैं। और आपको डीएस लॉरेंस के बारे में तो पता है कि डीएस लॉरेंस जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो क्या थे? मैन वुमन रिलेशनशिप को लेकर के बात किए करते हैं। और डीएस लॉरेंस का नॉवेल वॉर नॉवेल के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वॉर नॉवेल। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो डीएस लॉरेंस है, ये मॉडर्न एज में जो शिफ्ट हो रहा था, जो मॉडर्न एज में बदलाव हो रहा था इंडस्ट्री को, कल्चर को, उसको उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और मे आई नो कि जो ईएम फास्टर का एक नॉवेल है माउरिस, MAURIC, ये यूजीसी नेट पे आ चुका है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक किया, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो माउरिस है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर होमोसेक्सुअलिटी है, इस वजह से पूछा जा चुका है। दिस इज वाई यू आर गेटिंग हियर कि मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ कि इस पर भी उन्होंने बात किया हुआ है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर हो क्या? होमोसेक्सुअलिटी, और इस पर बात हुई है माउरिस पे, MAURIC, माउरिस।
ये इसमें जितने पॉइंट्स है सब क्लियर हो गए, किसी को कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। क्वेश्चन एक है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत है, आपको इसे रिवाइज करना पड़ेगा क्लास एंड होने के बाद भी। और एक चीज और ध्यान में रखना, जो विलियम जेम्स हैं, जिस विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को जन्म दिया है, विलियम जेम्स वाज द ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स, एंड हेनरी जेम्स वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ली हुई थी। तो ये चीज बहुत ज्यादा, विलियम जेम्स वाज द ब्रदर, और उनके सगे भाई थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक बड़े नॉवलिस्ट थे। Now you see page number second. Yeah. नो सर, सर Yeah. बहुत पॉज हो गया, मुझे लगा कि आपकी वॉइस नहीं आ रही, सॉरी। Then you find question number 2 है जो छोटा सा है, a type of ballad in which a comic theme is treated with the seriousness approach to a ballad। करें कि एक टाइप ऑफ बैलड जिसमें कॉमिक थीम को जो है ट्रीट किया जाता है काफी सीरियसनेस के साथ, काफी गंभीरता के साथ, वो अप्रोप्रिएट टू अ बैलड, और वो बैलड के ही समकक्ष होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मॉक बैलड कहा जाता है। ये बैलड का एक टाइप है मॉक बैलड। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, मॉक बैलड, द बैलड ऑफ ग्रोथ एंड बैलड ऑफ आर्ट। जो बैलड ऑफ ग्रोथ है उसको ट्रेडिशनल बैलड भी कहा जाता है, जो ओरल फॉर्म में था, इसका स्टोरीज लोगों ने लर्न कर लिया था, इसको जबानी रट लिया था, एंड इट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या ओरली इट वाज सिंग बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर या मिस्ट्रेल जो होते थे, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए रहते थे और घर घर जाते थे बजाते हुए, भिक्षा वगैरह मांगते थे। पहले अपने यहाँ भी इस तरह से बंजारों वाली जो लाइफ होती थी। लेकिन बैलड का एक पैरोडी होता है मॉक बैलड, जैसे एपिक का पैरोडी मॉक एपिक होता है, वैसे बैलड का भी मॉक बैलड होता है। एंड इन मॉक बैलड व्हाट डू यू फाइंड कि जो मॉक बैलड होता है उसका जो थीम होता है वह कॉमिक होता है। तो इन मॉक बैलड जो होगा वो थीम क्या होगा? इन मॉक बैलड कॉमिक थीम इज ट्रीटेड। कौन सा थीम? कॉमिक थीम इज ट्रीटेड विद द सीरियस एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 3 है, Who said, किसने कहा लिटरेरी बैलड इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बैलड? जो लिटरेरी बैलड है ये डेवलपमेंट है किसका? ट्रेडिशनल बैलड का। इट हैज बीन सेड बाय W.H. हडसन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Who said लिटरेरी बैलड इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बैलड? तो रिमेंबर दैट कि इट वाज सेड बाय हु? इट वाज सेड बाय W.H. हडसन ने, और W.H. हडसन ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बैलड दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड, ऐसा बैलड जो एक साइड प्रिंट होता था, ऑफ अ सिंगल शीट कॉल्ड अ ब्रॉड साइड बैलड। दिस इज अनदर डिफिनेशन ऑफ बैलड। एक और बैलड का होता है, वो होता है ब्रॉड साइड बैलड। और ब्रॉड साइड बैलड की क्या खासियत होती थी? जैसे अगर हम लोग कॉपी ले लें तो कॉपी में 2 साइड पेजेस होता है ना, तो एक साइड वो प्रिंटेड हो, एक साइड लिखा जाए, एक साइड का छोड़ दिया जाए, बाई साइड वाला पेज छोड़ दिया जाए, दाई साइड पे प्रिंट कर दिया जाए। तो इस तरह का जो बैलड होता था उसको क्या कहा जाता? ब्रॉड साइड बैलड कहा जाता था। उसकी क्या खासियत होती थी? अ बैलड दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट, एक सिंगल शीट के एक साइड जो प्रिंटेड होता था, कॉल्ड अ ब्रॉड साइड बैलड, उसको ब्रॉड साइड बैलड कहा जाता था। डील्ड विद, वो किस चीज को डील करता था? अ करेंट इवेंट, पर्सन और इशू। ये चीज लर्न कर लीजिएगा, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट कि जो ब्रॉड साइड बैलड है उसमें करंट इश्यूज को लेकर के बात की जाती थी, करंट इवेंट या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होता उसको लेकर के बात की जाती थी, लिखा जाता। तो दैट बैलड इज नोन व्हाट? दैट बैलड इज नोन अ करंट साइड बैलड। अ करंट इवेंट, पर्सन और इशू एंड वाज सung to a well known tune. Then you find question number 5, a short narrative story in verse। जो short narrative story in verse होता है उसको क्या कहा जाता है? बैलड कहा जाता है। ये डिफिनेशन बहुत पहले से हम लोगों ने रटा। और जो आपका एपिक होता है, एपिक क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स होता है। मॉक एपिक क्या होता है? मॉक एपिक इज जस्ट लाइक स्टोरी बट इट हैज व्हाट? इट हैज द ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर या कॉमिक एलिमेंट यू फाइंड। तो ये चीजें हैं। तो अगर क्वेश्चन 5 है कि अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स, दैट इज व्हाट? दैट इज अ बैलड। बैलड इज अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन
वर्ड्स। और एपिक क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होता है। मॉक एपिक क्या होता है? दैट इज द मॉक एपिक इज लाइक एपिक बट द सब्जेक्ट मैटर इज कॉमिक, ट्रिवियल या माइनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सेड इन द नॉवेल events are accommodated to the ordinary trend of human events and the modern state of society? It was said by Walter Scott. Walter Scott ने कहा था कि इन द नॉवेल, नॉवेल में जो इवेंट्स होता है, जो घटनाएं होती है, आर एकोमोडेटेड, उसको जगह दी जाती है। एकोमोडेशन का मतलब कि टू गिव स्पेस, कि नॉवेल में घटनाओं को ऐसी जगह दी जाती है टू द ऑर्डिनरी ट्रेन ऑफ ह्यूमन इवेंट, जो मानव जीवन की सामान्य घटनाएं होती है, एंड द मॉडर्न स्टेट ऑफ सोसाइटी, और जो आधुनिक समाज से बिलोंग करती है, उन सब चीजों को जो किस में जगह दी जाती है? नॉवेल में जगह दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? वॉल्टर स्कॉट का है। देन फिर है वही सेम चीज, क्वेश्चन नंबर 7 वॉल्टर स्कॉट से ही रिलेटेड है। वॉल्टर स्कॉट यूज्ड फ्रेज किंडर्ड टर्म फॉर द लिटरेरी जॉनरा। इन्होंने ये चीज किस लिए? रोमांस के लिए यूज किया हुआ है। रोमांस क्या होता था? रोमांस जो होता था अ टाइप ऑफ नैरेटिव वर्क। रोमांस एक नैरेटिव वर्क होता था जिसमें कहानी बताई जाती थी, लेकिन ये जो कहानी होती थी उसमें सब्जेक्ट मैटर लव होता था, उसमें सब्जेक्ट मैटर जो है शिवेलरी होता था, रोमांस होता था, और जो लव होता था वो प्रिंस प्रिंसेस, जो मेडिवल सेटिंग होता था, और उसमें प्रिंस और प्रिंसेस के बीच या समटाइम्स फेरीज और नाइट्स के बीच का लव, एज वी सी इन ला बेली डेम सांस मर्सी में, जैसे उन्होंने दिखाया हुआ जॉन कीट्स ने, जिसका सेटिंग मेडिवल एज है, इस तरह का। तो वाल्टर स्कॉट ने किंडर्ड टर्म यूज किया हुआ, किसके लिए यूज किया? रोमांस के लिए। इट्स अ न्यू क्वेश्चन विच यू सी, जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल नहीं है कि हर जगह मिल जाएगा। इट्स अ न्यू क्वेश्चन, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड की क्वेश्चन नंबर 7 वाल्टर स्कॉट यूज्ड फ्रेज किंडर्ड टर्म फॉर द लिटरेरी जॉनरा रोमांस। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड द ग्रेटेस्ट पार्ट्स ऑफ माइंड आर डिस्प्लेड इन द नॉवेल। जो नॉवेल है उसमें जो है ग्रेटेस्ट पार्ट्स ऑफ माइंड को डिस्प्ले किया जाता है। हु सेड? इट हैज बीन सेड बाय हुम? इट हैज बीन सेड बाय जेन ऑस्टिन। उन्होंने अपनी नॉवेल नॉर्थेंजर अबे में बात की। जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट रही है, और उनके नॉवेल जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इमा है, मैन्सफील्ड पार्क है, नॉर्थेंजर अबे है, ये सब उनके फेमस नॉवेल रहे हैं। तो और उसमें उन्होंने कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिज, डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर के, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को लेकर के, फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स को लेकर के, इन सब, और मिडिल क्लास सोसाइटी को लेकर के उन्होंने बातें रखी अपनी नॉवेल में। लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने नॉवेल के बारे में दिया, तो वो क्या है? द ग्रेटेस्ट पार्ट्स ऑफ माइंड, जो माइंड है उसकी जो सबसे अच्छी शक्तियां, विचार है, वो किस में प्रेजेंट किए जाते हैं? नॉवेल में प्रेजेंट किए जाते हैं। इट हैज बीन सेड बाय हु? इट हैज बीन सेड बाय जेन ऑस्टिन। देन यू सी की विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? यू फाइंड की जो एच है, एच आपका मिसमैच्ड है। जो द आर्ट ऑफ फिक्शन, मैं सीधे इसी पे बात करूंगा। वेन सी बूथ का जो द आर्ट ऑफ फिक्शन, ये वेन सी बूथ का नहीं, वेन सी बूथ ने क्या लिखा था? द रेट्रिक ऑफ फिक्शन। एक क्वेश्चन पीजीटी में 2 बार आ चुका, 3 बार। द रेट्रिक ऑफ फिक्शन रिटन बाय हूम? रिटन बाय वेन सी बूथ। एंड वेन सी बूथ वाज एन अमेरिकन फिक्शनल थियरिस्ट। इनकी किताब 1961 में आई थी। ये किताब उन्होंने और लिखा था, एंड द कंपनी वी कीप। ये 2 किताब आपको लर्न कर लेना है कि वेन सी बूथ वाज एन अमेरिकन क्रिटिक ऑन फिक्शन। ही हैज रिटन 2 बुक, द रेट्रिक ऑफ फिक्शन 1968, द कंपनी वी कीप आई हुई है। और हेनरी जेम्स ने लिखा था एक क्रिटिकल ऐसे, आर्ट ऑफ फिक्शन। आर्ट ऑफ फिक्शन वाज रिटन बाय हूम? आर्ट ऑफ फिक्शन वाज रिटन बाय हेनरी जेम्स। इसके अलावा और भी, जैसे इवाइली ब्रॉन्टी ने क्या लिखा? वुदरिंग हाइट्स नॉवेल है। हरमन मेलवाइस ने क्या लिखा? मॉबी डिक लिखा है। इयान वॉट ने क्या लिखा? द राइज ऑफ द नॉवेल। ईएम फॉस्टर ने क्या लिखा? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल 1927 में कई बार पूछा जा चुका है। विलियम जेम्स ने क्या लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखे है। थॉमस नैश ने क्या लिखा? अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। और ये मैंने बताया था वेन सी बूथ वाला क्या है? वेन सी बूथ का है द रेट्रिक ऑफ फिक्शन एंड द कंपनी वी कीप। सैमुअल रिचर्डसन का पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड है। होरेस वालपॉल का है कैसल ऑफ ऑटरेंटो। हेनरी फील्डिंग का है जोसेफ एंड्रयूज। दिस थिंग्स यू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, a term used to describe a style of modern fiction in which the recognizably realistic mingles with the unexpected and the inexplicable, and in which elements of dream, fairy story or mythology combine with the everyday, often in a mosaic or kaleidoscopic pattern of reflection, that is magic realism.
ये मैजिक रियलिज्म का डिफिनीशन है। मैजिक रियलिज्म में जो रियलिटी होती है वो रियल डिस्क्रिप्शन तो होगा, उसके साथ साथ मैजिकल वर्ल्ड का भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया जाता है। इसके बड़े राइटर सलमान रुश्दी है, गुंटर ग्रास है, ये सब लोग हैं। ये क्या है डिफिनीशन मैजिक रियलिज्म का है? गार्सिया मार्क्वेज, गुंटर ग्रास, मिलन कुंद्रा एंड सलमान रुश्दी, ये सब जो बड़े नॉवलिस्ट है, ये सब नाम आपको लर्न करना बिल्कुल कि ये सब उससे रिलेटेड है। कौन कौन से? ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि गार्सिया मार्क्वेज, गुंटर ग्रास, मिलन कुंद्रा, सलमान रुश्दी, ये सारे के सारे लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरी शेलीज फ्रैंकेस्टीन, जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 एंड एच.जी. वेल्स टाइम मशीन आर एन एग्जांपल ऑफ। ये किसके एग्जांपल है? साइंस फिक्शन के। अभी एच.जी. वेल्स का टाइम मशीन इसके पहले भी आ चुका है। तो जो साइंस फिक्शन है, मेरी शेली का फ्रैंकेस्टीन भी साइंस फिक्शन है, जॉर्ज ऑरवेल का 1984 भी साइंस फिक्शन है, एच.जी. वेल्स का टाइम फिक्शन भी किसका एग्जांपल? साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन इट सजेस्ट्स अ हाइब्रिड, नॉट क्वाइट साइंस येट पार्टेकिंग ऑफ बोथ। कह रहे कि जो साइंस फिक्शन होता है ना, तो उसमें केवल साइंस की बात की जाती है बल्कि कुछ रियल वर्ल्ड भी होता है, दोनों का हाइब्रिड होता है, मिला जुला होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इट सजेस्ट अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मिला जुला हुआ होता है, नॉट क्वाइट हाइब्रिड, ना एकदम से मिला जुला होता है ना एकदम से साइंस होता है येट पार्टेकिंग ऑफ बोथ, बल्कि दोनों चीजों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? एम्बिगिटी का मतलब मल्टीपल मीनिंग सही है। एम्बिगिटी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जिसकी कई मीनिंग निकलती है। अफेक्टिव फाइलेसी क्या है? पोयम्स इमोशनल, अफेक्टिव फाइलेसी में पोयम्स का इमोशनल इफेक्ट दिखाया जाता है। आर्केइज्म क्या है? आउटडेटेड वर्ड्स, सही है। रिफ्रेन का है रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, वर्ड और क्लास, ये मैं कई बार बता चुका हूं इसलिए मैं इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। आर्केइज्म आउटडेटेड वर्ड हो गया। अफेक्टिव फाइलेसी क्या हो गया? इमोशन पोयम, जिक्र जो है किया गया था अफेक्टिव फाइलेसी का मोनरोसी बर्ड्सली के द्वारा। और के रिफ्रेन क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, वर्ड और उसका। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? एट्रीब्यूशन ऑफ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन का कॉन्सेप्ट याद होगा। और अफेक्टिव फैलेसी किसका था? डब्ल्यू के विल्सन एंड मोनरोसी बर्ड्सली का था। पैथेटिक फैलेसी में क्या होता है? एट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज एंड फीलिंग। इसमें दिखा जाता है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है वे भी ह्यूमन जैसा जो है बिहेव कर रहे हैं। बम्बास्ट टू सिग्निफाई वर्बोज एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन, बिल्कुल सही है। इसमें ऑल आर करेक्ट, इसमें आंसर दे ऑल आर करेक्ट। फिर लिखा गया कॉन्सेप्ट ऑफ पैथेटिक फैलेसी जो था, जो पैथेटिक फैलेसी है ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रस्किन के द्वारा दिया गया था इन 1856 में। अफेक्टिव फैलेसी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा? डब्ल्यू के विल्सन एंड मोनरोसी बर्ड्सली के द्वारा दिया गया 1949 में। ऑलरेडी इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था सो मेनी टाइम्स, तो ये मैं फिर से बता दूं। एम्बिगिटी का मतलब है मल्टीपल मीनिंग, अफेक्टिव फैलेसी का मतलब पोएम्स इमोशनल इफेक्ट, आर्केइज्म का मतलब होता है आउटडेटेड वर्ड्स, रिफ्रेन मींस रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, वर्ड और क्लास, पैथेटिक फैलेसी मींस attribution of a natural objects of human capacities and feeling, bombast means to signify verbose and inflated diction. Question number 13, let me not ambition mark their full useful to us not जो trial is an example of ये जो है that is an example of personification, क्योंकि एम्बिशन को यहाँ पे एम्बिशन शॉर्ट में लिखा गया लेकिन एम्बिशन वहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया गया। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, एम्बिशन को हंसना नहीं चाहिए। हंसी का काम कौन करता है? लिविंग क्रिएचर। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इन इट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन एज इफ दे हैव लाइफ एंड इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल डेथ लेज, और भी एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन का कि मौत ने अपना बर्फीला हाथ राजा के ऊपर रखा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 14 है हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टडीज एन एग्जांपल ऑफ। ऑक्सीमोरन का है, मोरॉन का है, ऑनर और डिसऑनर दोनों आए हुए, तो ऑलरेडी ये बता रहा है कि हाँ जो है ये ऑक्सीमोरन है। So you find oxymoron, it has two contradictory qualities of the same thing. For example, उसका faithful और unfaithful, जैसे अगर कोई कहे faithful and unfaithful kept him falsely true, तो faithful और unfaithful भी ये oxymoron का example है। Question number 15 है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एपोस्ट्रॉफ का है? इसमें चूंकि एड्रेस किया गया है वर्ल्ड को,
लाइफ को, टाइम को, और आपको पता जो एपॉस्ट्रॉफ होता है उसमें किसी भी चीज को ऐसा जो चीज अब्सेंट है या जो चीज डेड हो चुकी है या जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो सामने हो। तो वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको जो है ऐसा प्रेजेंट किया गया जैसे वे लिविंग हो। सो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, आपके यश का जो है या आपकी कीर्ति दोबारा कब आएगी, सच अ थिंग हैज बीन टेकन। सो यू फाइंड हियर apostrophe, that is the direct addressing of something that is dead, that is absent, or abstract ideas. It is in the form of direct address to the dead, to absent, or to a personified object. So these things you find, and I don't think there is any problem or there is any issue. You can just repeat it twice or thrice. If you find any type of difficulty or problem, you can just share with me in group. इतना सारा था तो उसमें कोई ऐसा नहीं, इसलिए मैं बहुत उसको खींचना नहीं चाहता हूँ कि मैं वही चीजें बताता रहूँ। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल, जस्ट शेयर विद मी। ठीक है, इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन जस्ट पुट इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके।